अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास कानून साजी तक महदूद रखने का ऐलान, अहम कौमी उमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का फैसला, बज़ाहिर अपोजिशन जमातों के दरमियान एक नई सियासी सफ़बंदी दिखाई देती है। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कानून साजी की हद तक एक दूसरे के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। मगर असल सवाल यह है कि क्या बाकायदा किसी एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुए बगैर अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी? हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका अपोजिशन की कोशिश नई नहीं। GDA, ARD, APDM समेत कई इत्तेहाद बने, मगर हुकूमतों पर दबाव उसी वक्त महसूस हुआ जब अपोजिशन की पार्लिमानी सरगर्मियों के साथ साथ सड़कों, जलसे, जुलूसों का महाज भी फाल रहा। PDM की हालिया मिसाल ही सामने है, जिसने पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को चैलेंज करने के साथ साथ सड़कों पर भी सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा किया था। तो क्या सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी तक महदूद इत्तेहाद हुकूमत के लिए वाकई सियासी खतरा बन सकता है? दूसरा अहम पहलू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान माजी की तलखियाँ हैं। तहम सियासत में माजी के इख्तिलाफात मुस्तकिल रुकावट नहीं बनते। भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाने वाली क़ुव्वतों के साथ पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया, जबकि नवाज शरीफ के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद में खुद मुस्लिम लीग नून भी मुशर्रफ दौर में शामिल हो गई। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि PTI और JUI का माजी उन्हें किसी इत्तेहाद से दूर रखेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में हुकूमतों को वाकई अपोजिशन इत्तेहादों से खतरा महसूस होता है, या हुकूमतों के इस्तेहकाम का फैसला करने वाले अवामिल इससे कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं? क्योंकि माजी में कई मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद भी हुकूमतों को फौरी तौर पर नहीं हिला सके, जबकि बाज़ औक़ात महदूद सियासी इख्तिलाफ भी बड़े बहरान में तब्दील हो गए। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान का कहना कि एक तरफ मुल्क की सरजमीन सुर्ख है और दूसरी तरफ हुकूमत सुर्ख कालीनों पर चल रही है, सिर्फ अपोजिशन के एहतजाजी बयानिए की अक्कासी नहीं करता, बल्कि इस सवाल को भी जन्म देता है कि क्या मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका आवाज़ बनने के बाद मुल्क में एक मौसर सियासी मुतबादिल भी पेश कर पाएगी? और इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट में इत्तेहाद, क्या पार्लिमानी और सियासी इत्तेहाद कबूलियत की हामिल हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है? ज़ैगम साहब, ये जो इकट्ठ हो रहा है, इसे रस्मी कार्रवाई कहा जाए या जो मंझे हुए घाघ सियासतदान बैठे हैं वो मौसम में तब्दीली का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखें आयशा, चाचू शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे सिस्टम को नहीं मानता जो मौलाना को खुश ना रख सके। आखिर मौलाना के समधी गवर्नर क्यों नहीं हो सकते थे खैबर पख्तूनख्वा के? मौलाना को बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में क्यों हिस्सा नहीं मिल सका था? मौलाना ने इतना साथ दिया था, PDM बनवाई थी, PDM की क़यादत की थी, PDM को मुतहर्रिक रखा था। मेरे ख्याल में इस वक्त एक बहुत बड़ी एक टर्निंग पॉइंट आया है, और टर्निंग पॉइंट आया है मौलाना के मुत्तहिदा पोजीशन में शामिल होने से। उसके बग़ैर मुत्तहिदा पोजीशन बेमानी थी। PTI ने पहले कोशिश नहीं की, अपनी एरोगेंस में उसको पहले कोशिश करनी चाहिए थी, और हुकूमत ने मौलाना को अपने साथ रखने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी उसको करनी चाहिए थी। इस वक्त जो देखना है वो ये है कि मौलाना अपोजिशन के पड़े में या PTI के पड़े में कितना वज़न डालते हैं, वो फ़र्क डालेगा। सिर्फ पार्लिमानी अपोजिशन में जाना अहम है, बिल्कुल अहम है, क्योंकि इससे पार्लिमानी अपोजिशन में जान आ जाएगी। हर रोज़ पार्लियामेंट से ख़बरें बनेंगी, पार्लियामेंट में अच्छी आवाज़ें उभरेंगी, पार्लियामेंट एक वाइब्रेंट फोरम बन जाएगा, जो अच्छी बात है, और वो अपने अंदर एक बड़ी अहम बात है। और वहाँ पर हमें देखना ये है कि पीपल्स पार्टी का रवैया कैसा होगा। पीपल्स पार्टी अभी ये इशारे दे रही है कि वो दरमियान में होगी, हुकूमत को गिराएगी नहीं, लेकिन अपोजिशन के साथ मिलकर भी खेलेगी। अगर पीपल्स पार्टी ऐसा करती है कि वो भी अपोजिशन के साथ अलाइनमेंट बनाती है, कुछ कवानीन को पास करती है, कुछ कवानीन को रोकती है, और ऐवान के अंदर हंगामे में शामिल होती है, तो वो फिर एक और कदम आगे की बात होगी। लेकिन अहम बात वही होगी जो आपने कही। अहम बात यह होगी कि क्या मौलाना सड़कों पर PTI की सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि मौलाना वो वाहिद सियासी कुव्वत हैं जो असम्बलियों से बाहर, जो सड़क के ऊपर
जो पीटीआई की आइसोलेशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। मौलाना के इज्तिमा पे डंडे नहीं मारे जा सकते, बहुत मुश्किल काम है। मदारिस के बच्चों पर और उलमा पर उस तरह का तशद्दुद, उस तरह की सख्ती नहीं की जा सकती जिस तरह किसी एक दूसरी जमात के साथ की जा सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना वहाँ तक बहुत आसानी के साथ आगे जाएंगे। तो हमें देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ से एक ऐसी इब्तदा हो चुकी है जहाँ से हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी भी अगले इलेक्शन तक हुकूमत के बोझ को उठाकर नहीं जाना चाहती। हुकूमत का फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन हुकूमत के बोझ को उठाकर वो अगले इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। ठीक, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ज़ैगम साहब ने गुफ्तगू की कि मौलाना कितना बोझ अपोजिशन के पलड़े में डालेंगे। सवाल यह है कि क्या पीडीएम की तरह मौजूदा अपोजिशन पार्लियामेंट और सड़कों दोनों पर यक वक्त हुकूमत को चैलेंज कर पाएगी या सलाहियत रखती है? मगर यह पस मंजर साथ रखिए कि जब पीडीएम चली तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पीछे खड़े हुए और मौलाना को सरबराही दी। क्या मौजूदा अपोजिशन मौलाना को वो पोजिशन दे के उनके साथ सड़कों पर उतरने की सलाहियत रखती है? अच्छा आयशा, पहला तो मैं ये देखता हूँ कि पीएमएलएन को तब्दील करने की या मात देने की, चाहे वो पार्लियामेंट में क्यों ना हो, क्या मजबूरी किसी को पड़ी है? यानी मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मुक्तदरा की बात कर रहा हूँ कि कोई क्यों चाहेगा कि ये पीएमएलएन की हुकूमत खत्म हो इन हालात के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि मुझे वहां पे कोई तब्दीली खास नजर नहीं आती। 10 सीटें हैं मौलाना की, जो कि वो अगर यहाँ से इधर को शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा तब्दीली आने नहीं वाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे कायम रहेगी जब तक कि उसके कुछ चीजें जो है, जो रेड लाइंस हैं, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है किसी हद तक, और ले दे के मामले को वहां पे रिजॉल्व कर लिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, एमक्यूएम की जो 22 सीटें हैं, एमक्यूएम 22 सीटों के साथ पीएमएलएन के साथ इसलिए जुड़ी रहेगी क्योंकि पीएमएलएन नारा लगाती रहेगी कराची को एक अलग पहचान देने के लिए, जो कि एमक्यूएम को सूट करता है। उनके 2 वजीर भी हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों के होते हुए एमक्यूएम कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि जुड़ी रहेगी पीएमएलएन के साथ। और बाकी एक दो छोटी पार्टियां, उनसे फर्क को खास पड़ने वाला एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर ये सच है तो फिर मौलाना का जाके एक इत्तेहाद बनाना, एक पार्लियामेंट्री सेंस में तो आप इसको अच्छा कह सकते हैं कि कोई ऑपोजिशन पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत को आएगी। लेकिन आप जरा ये भी सोचिए कि क्या हुकूमत भी यही चाहेगी कि क्या इसी किस्म का जोर मौलाना की 10 सीटें उधर जाने के बाद 28वीं या 29वीं या 30वीं तरमीम को रोकने के को मदद कर सके? हो सकता है कि हाथी के दांत खाने के और हों, दिखाने के और हों। तो इसलिए ये जो सियासी कल्चर है, इस सियासी कल्चर के अंदर जो सामने नजर आता है वो शायद वो ना हो जो कि असल है, और जो असल है वो शायद वो ना हो जो कि कोई समझता है कि चाहे वो हुकूमत में क्यों ना हो, वज़ीर आज़म में क्यों ना हो, वो अपना असल चेहरा दिखा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें ऐसे ही चलेंगी 2-2.5 साल और, जब तक कि हम उस क्रंच पीरियड में नहीं जाते जहां पर हर कोई अपनी अपनी दौड़ अलग लगाना शुरू कर देगा। बाकी जो बात सही की उन्होंने ज़ैगम साहब ने कि फजलुर रहमान साहब क्या नहीं चाहेंगे कि उनका आदमी गवर्नर बने? मेरे ख्याल में जरूर चाहेंगे, और शायद दिस इज द लीस्ट जो कि वो तवक्को कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए। और शायद हुकूमत उनको राजी करने के लिए और उनको राम करने के लिए ये काम भी कर दिखाए, मुझे नहीं मालूम, लगता तो शायद नहीं, ऐसा शायद ना हो। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो कार्ड्स खेले जा रहे हैं, हर कोई अपने अपने कार्ड्स अपने चेस्ट के साथ लगा के आखिरी जो रन है, ये जो आखिरी, चलो मैं 2.5 साल का नहीं कहता, 1.5 साल कह लीजिए, साल 1.5 साल में ये सब खेल तो उस वक्त तक कार्ड अपने सीने के साथ लगाए बैठे हैं, किसी को दिखा नहीं रहे, और मेरा हाल है कि बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली। शहजाद चौधरी साहब, तो आप ये कह रहे हैं कोई एक्सट्रीम पोजीशंस इस वक्त नहीं है, जस्ट एक दबाव डाला जा रहा है टू रीड द रूम जिसे कहा जाए, या जो हम मौसम में तब्दीली की बात की सिर्फ उसी को जज करने की कोशिश है कि इसमें से मजीद क्या गेन किया जा सकता है? आयशा, हम बातें तो ऐसी करते हैं और मैं खुद उसमें शामिल हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो हमारा निज़ाम है ना, इसके अंदर आपको निज़ाम के साथ हर एक को, हर साइड को निज़ाम के साथ मिल के चलना पड़ता है, वरना निज़ाम अपने तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। आप जो मर्जी हों, जितने मर्जी ताकतवर हों या ना हो, लेकिन आपका जो 1 वोट है या जो आपके 10 वोट हैं या जो आपका जितना भी जोर और ताकत है, वो इस निज़ाम के अंदर मिलके चलने में ही क्रिएट होती है। वहां पर आकर मुक्तदरा हो या कोई और हो, वो अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, हैम फिस्टेड, यानी अपने आप को फंसे हुए महसूस होते हैं, क्योंकि वो जो 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 सियासी
कल्चर है, जो सियासी तरीकाकार है, वो इंटायरली डिफरेंट है उस तरीके से, अनलेस ऑफ कोर्स एक डायरेक्टली कोई ऐसा काम किया जाए, जो कि उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो वो फिर गए वक्तों की बातें हैं। शहजाद मुझे साहब, लगता है ना वो हो सकता है। कतई कलामी की माजरत आपने बात की है कि मिलकर चलने के अंदर और इसी के ऊपर चीजें चल रही हैं, मगर हमारी जो एक रवायत रही या माजी रहा है, 2.5-3 साल बाद एक कोई हिलजुल शुरू जरूर हो जाती है, वो कहीं से हो रही हो कि किसी को भी वो सुकून नहीं सूट कर रहा होता, कि कोई तब्दीली दरकार होती है। आपको लगता है कि इस वक्त राइट नाउ आज वो जरूरत है, ना किसी को दरकार है? मेरा ख्याल है कोई इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, और अलबत्ता मैंने आपसे बहुत मर्तबा अपने इसी प्रोग्राम में हमने जिक्र किया है कि आइंदा का लाए अमल वो अपने तौर पे एग्जिस्ट करता है। 2 दिन पहले जैगम साहब ने भी उसका जिक्र किया था कि कौन किसका फिक्र करे, जरदारी साहब की बात हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि वो 29 के बाद कि वो तो कह रहे थे कि जरदारी साहब 29 के बाद भी शायद आएंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वहां पे जाके मामला थोड़े से तब्दील हो सकते हैं। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, ये जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का इत्तेहाद बना है, आपके ख्याल में हुकूमत के लिए बड़ा सियासी खतरा है या हो सकता है, या फिर हकीकी खतरा महंगाई, अमनो अमान, माशी बहरान, ये बड़ा खतरा है? देखें, आपने वो मुहावरा सुना है, बेकार मुबाश कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ उधेड़ सिया कर। ये सियासतदान ये सारा कुछ करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। अच्छा, और कमाल की बात है, हमारी बदनसीबी, हम पे कोई लानत ऐसी है कि चेहरे भी तब्दील नहीं होते, वही लोग हैं, वही कुछ कर रहे हैं, तो इसको इतना सीरियसली ना लें। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कबूलियत का, इसका जवाब नहीं। हमारे व्यूअर्स को क्या पता कि इस पर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं सवाल पे। अच्छा, एक जो हतमी एक सच्चाई है ज़िंदगी की कि इत्तेहाद शदहाद जो होते हैं ना, ये सानवी चीज़ें हैं। असल बात होती है हिकमत अमली, सिंसेरिटी, कॉज के साथ, और उस पर अमल दरामद के लेवल और क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी फैसला कुन होती है। और इन लोगों की एक पूरी तारीख है। इन लोगों से मेरी मुराद जो हमारा पॉलिटिशियन है, जिस तरह का है, जो कुछ सारी तारीख है 70, 75, 78 साल की, वो सारी आपके सामने है। तो क्या है, लगेंगे बस अपनी प्रेजेंस है, अपनी मौजूदगी को जस्टिफाई करना है, बस, और क्या है। मगर हसन साहब, आप नहीं समझते खुद सिस्टम बेसिस्टम के बैठ जाने की बात कर रहा है? बड़े बड़े सियासतदान, साबिक वजीर आजम, सीनियर, इस वक्त बहुत से लोग ऐसी बात कर रहे हैं जहां उन्हें खतरा है कि अवाम बहुत ज्यादा परेशान है और वो किसी भी वक्त कोई ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं। आपको लगता है ये बस कहने की बात है? ये भी एक बेहुदा बेसलेस बात है कि बैठ चुका है। ये कब का बैठ चुका है, सिस्टम है ही कोई नहीं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। मुझे एक बात बताओ, ये पार्टीशन के वक्त इंडियंस ने जो पहला काम किया था, इंपॉर्टेंट कामों में से पहला अहम तरीन काम, वो था जागीरदारी का खात्मा। इस्लाम में वैसे भी हराम है, इसकी मिसाल है हजरत उमर के ज़माने की, एक्सपेंशन हुई। तो एक फजूल बात है ये जो कुछ हो रहा है। ये जब से मैंने होश संभाला है, पता नहीं अब तक मुझे होश आया कि नहीं आया, मैं तो यही कुछ देख रहा हूँ। मगर ये भी तो कहा जा सकता है कि ये रियलाइजेशन हो गई हो कि वाकई कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, हो सकता है ये भी रियलाइजेशन हो रही हो। सुभान अल्लाह, वैसे आपका जवाब नहीं है। पॉलिटिशियन और रियलाइजेशन, मुल्क यहाँ खड़ा होता, और जो बच्चा कंसीव भी नहीं हुआ वो भी लाखों का मकरूज है। अजीबोगरीबी बात। चलें, ठीक हो गया। ये कम्युनिटी बददुआई हुई है। ठीक। आमिर अहमद खान साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में बनना कितनी अहमियत रखता है? क्या सड़कों पर आने की सलाहियत ये वाला इत्तेहाद रखता है जो पार्लियामेंट में बना है? और ये भी फरमाइएगा, पाकिस्तान में हुकूमतें ऑपोजिशन इत्तेहादों से गिरती हैं, अवामी दबाव से, माशी बहरान से, या फिर ताकत के असल मराकज़ में होने वाले फैसलों से? ये जो आपके दूसरा हिस्सा है ना आपके सवाल का, मेरा ख्याल है आयशा, ये आप शरारत कर रही हैं। ये आपको भी पता है और ये सारे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान में जब हुकूमतें गिरती हैं तो वो क्यों गिरती हैं, उसकी क्या वजह होती है, और अवाम उसके अंदर उसका कितना अमल दखल होता है अवाम का। तो अब अगर हमने इस मौजूदा ये जो कोशिशें हो रही हैं अपोजिशन अलायंस की और जो ऐलानात हो रहे हैं उसको समझने की अगर हमने कोशिश करना है ना, तो देखें आयशा, ये हुकूमत कोई अवामी मकबूलियत के सहारे तो नहीं खड़ी हुई है ना, या इसलिए तो नहीं कायम है
कि ये एक बड़े साफ शफाफ और गैर मुतनाज़ इंतखाबात के नतीजे में ये जो है वो वजूद में आई थी। ये हुकूमत तो पाकिस्तानी मुक़तदरा के सहारे खड़ी हुई है, और वो भी इसलिए कि इस मुक़तदरा के पास और कोई चॉइस नहीं है इस वक्त। किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की वो ये तो नहीं चाहेगी ना कि वो मुसलसल एक गैर मकबूल हुकूमत जो है उसका साथ देती रहे और उसको सहारा देती रहे, और वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई थिंक एक सवाल जो हमें करना चाहिए वो ये कि ये जो अपोजिशन इत्तेहाद की बात हो रही है, क्या ये मुक़तदरा को कोई वो ऑप्शन दे सकती है? क्या ये उनके लिए एक ऑप्शन बन सकती है? और उसका अगर ज़रा हम गौर करें इनके पास के ऊपर भी, इनकी और जो मौजूदा ये कोशिशें जारी हैं, तो बहुत ही मुश्किल ही नज़र आता इस बात का कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ख़ास तौर पे, जिनकी पिछली कुछ तकरीरें आप देख लें तो वो बहुत खुल के ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना काम करें और सियासतदानों को अपना काम करने दें, और बड़े बड़े हवाले दे रहे हैं। वो खुलफाए राशिदीन के ज़माने से वो हवाले दे रहे हैं, जब से वो एक्टिव हुए हैं दोबारा से। तो अगर उनका यही स्टांस है और यही उनका मकसद है अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का, तो क्या किसी को लगता है इस मुल्क के अंदर कि इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने दिया जाएगा इस बात को? और अगर उनका ये मकसद नहीं है, वो सिर्फ जो है वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि देखो इतना कुछ हो रहा है, इतनी कुछ बंदरबांट हो रही है चारों तरफ जो है, तो मुझे ही क्यों अकेला बाहर रखा हुआ है, तो उसका तो बड़ी आसानी से हल निकल सकता है बगैर किसी हुकूमत को हिलाए जुलाए। सो आई डोंट थिंक कि हमें कोई फौरी जो है इसके ऊपर कोई खतरा। आमिर साहब, कतई कलामी की माजरत, आपकी गुफ्तगू मुझे एक सवाल दे रही है। आप ये कह रहे हैं कि क्या ये पार्लिमानी इत्तेहाद कोई ऑप्शन हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान है, 22-23 में ख़त्म होने वाला एक रोमांस है, और अचकज़ई साहब हैं। अब आपकी गुफ्तगू कहती है कि ये तो ऑप्शन नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो पिछले हफ्तों में आने वाली आवाज़, जो कि फिर मैं वही बात करूंगी कि जो निज़ाम से मुताल्लिक़ा थी, या अवाम की खफगी और अवाम की पार्टिसिपेशन को एक अहमियत सुनाई दी, क्या वो मैटर करती है, वो नहीं मैटर करती है, वो जस्ट एक स्टेटमेंट था, या कुछ एहसास है किसी जगह पर? I'm glad you asked this question, आयशा। I'm really happy that you asked this question, क्योंकि देखें ये जो पिछले दिनों जो जिस आवाज़ की आप जिक्र कर रही हैं ना, पहली बात तो ये है कि प्लीज़ लेट अस नॉट कंफ्यूज दिस कि ये अवाम की आवाज़ है। ये एक मखसूस हलकों की तरफ से आवाज़ आई हुई है, क्योंकि जिस सिमत के अंदर वो इस आवाज़ को चलाना चाह रहे हैं, वो सिमत जो है वो कोई वाज़ेह हल नहीं है पाकिस्तान के प्रॉब्लम का। और दूसरी चीज़ आयशा जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये ऑलरेडी एक बोसीदा निज़ाम में, अगर आप 4 ईंटें इधर से उठा के उधर रख दें या 4 ईंटें उधर से उठा के इधर रख दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोसीदा दीवार जो है वो फिर से मजबूत हो जाएगी और उसका आप एक किला भी बना सकेंगे। ये जो डेग्रेडेशन हुई है हमारे सिस्टम में, और जिस तरह से मुसलसल जारी है, इसका हल क्या निकलना है वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो इधर अब दाएं बाएं चीजें हो रही हैं ना, ये किसी चीज का हल नहीं है जी, और इससे किसी किस्म की उम्मीद लगाना मैं तो कम से कम मुनासिब नहीं समझता। गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची कि मसाइल बेतहाशा हैं, हल मौजूद नहीं है, मगर क्या मौजूदा सूरत हाल एक स्लिपरी स्लोप पर है, ये आने वाले दिन तय करेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत को लेके, जो मईशत का 23% है, मगर हालात बहुत ख़राब हैं। इस बहरान के पीछे वजूहात इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ज़राअत को मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन आज यही शोबा एक ऐसे बहरान से दो चार है जिसके असरात सिर्फ किसान तक महदूद नहीं, बल्कि बराह रास्त आम आदमी के दस्तरखान तक पहुँच रहे हैं। मुल्क में ज़राअत मजमूई कौमी पैदावार का 23.4% हिस्सा रखती है और करीबन 33% लेबर फोर्स को रोज़गार भी फराहम करती है। मगर किसान गंदम की मुनासिब कीमत ना मिलने, महंगी बिजली, खाद की बढ़ती कीमतों, पानी की कमी, ज़रूरी अजनास पर इनकम टैक्स और हुकूमती पॉलिसीज़ में गैर यकीनी के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हैं। किसानों का दावा है कि मौजूदा पॉलिसीज से उन्हें खरबों रुपए का नुकसान हुआ और गंदम की काश्त में 40% तक कमी हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत कभी चीनी कभी गंदम सस्ती बरामद करके वही महंगी दरामद करती है। किसान इत्तेहाद ने 25 सितंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का भी ऐलान कर रखा है। किसानों का मुतालबा सिर्फ बेहतर कीमत नहीं बल्कि पूरी ज़रूरी पॉलिसी पर नजरसानी है। लेकिन इस बहरान की दूसरी तस्वीर इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान की 63%
63% आबादी यानी करीबन 16 करोड़ अफराद सेहत बख्श और मुतवाज़न खुराक खरीदने की इस्तिताअत ही नहीं रखते थे। घरानों की हकीकी आमदनी में करीबन 13% कमी हुई और गुर्बत की शरह 21.9% से बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई है। नतीजा यह है कि पाकिस्तानी घराने खुराक की मिकदार और मयार दोनों कम करने पर मजबूर हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत और नशोनुमा के मसाइल पहले ही संगीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में सेहत बख्श खुराक और कम कीमत पर दस्तयाब होने के बावजूद इसे खरीदने की सलाहियत रखने वाले पाकिस्तानियों की तादाद खित्ते में कम तरीन सतह पर है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि किसान को अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत क्यों नहीं मिल रही, आम शहरी इस खुराक को खरीदने की इस्तिताअत क्यों नहीं कर पा रहा। अगर एक तरफ किसान फसल उगाने से पीछे हट रहा है तो दूसरी तरफ करोड़ों लोग सेहत बख्श खुराक का कासिर हों, तो फिर ये महज ज़रई या महंगाई का बहरान नहीं बल्कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी, माशी पॉलिसी और हुकूमती तरजीहात का बुनियादी बहरान है। ये बहरान क्यों है, क्या इसका हल मौजूद है? इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। पैनल के लिए सवाल। ज़राअत मईशत का 23%, 33% लेबर फोर्स मुंसलिक, मगर फिर भी किसान शदीद परेशान। 16 करोड़ अफराद सेहत बख्श खुराक खरीदने से कासिर, किसान से सारिफ तक पूरा ज़रई निज़ाम बहरान का शिकार क्यों? ज़ैगब साहब, ये जो सूरत हाल हमारी ज़राअत की मौजूद है, हमें तो सारी ज़िंदगी यही पढ़ते गुजर गई कि ये बैकबोन है हमारी मईशत की, मगर इस वक्त जो हालात हैं, महंगी खाद की बात करें, बिजली की कीमत की बात करें, किसान अब टैक्स के ऊपर भी बिल बिला रहा है, किसान के लिए भी मुनाफा नहीं है, जो प्लेट में फूड आनी है वो भी मुयस्सर नहीं है, सेहत बख्श सूरत हाल भी नहीं, तो ये इतना बोझ क्यों बढ़ रहा है? इसकी वजह है क्या दरअसल? आयशा, जब हम ज़राअत की बात करते हैं तो हम सिर्फ़ एक सेक्टर की बात नहीं करते, हम 9 करोड़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं। हर तीसरे पाकिस्तानी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से 78% ऐसे हैं जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से भी कम है। और ये वो 9 करोड़ हैं जो गूंगे हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनका कोई पॉलिसी पर असर रसूख नहीं है, जो यूनियनाइज नहीं है, जो इकट्ठे नहीं हो सकते, जो हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हुकूमत खुलकर खेल रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 9 करोड़ पाकिस्तानियों का रोज़गार का पूरा मॉडल कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का मॉडल कोलैप्स कर चुका है। जो अखराजात हैं वो इतने बढ़ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और आमदनियाँ अखराजात के साथ साथ नहीं बढ़ी। क्लाइमेट चेंज ने फसलों की तबाही बोल दी है, और हुकूमत खड़ी है आड़तियों के साथ, इंपोर्टर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ और सनतकारों के साथ। और हुकूमत मदद करती है इन सब को कि वो अपना माल बनाएं, किसानों को बर्बाद करके, किसानों की फसलों को बर्बाद करके, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करके। ये वजह है पाकिस्तान में ज़राअत की बर्बादी की। गंदम में 3 साल तक पाकिस्तान में जो गंदम के साथ हुआ है वो आपके सामने हुआ है। ये तीनों साल गंदम की जो कीमत तबाह की गई वो पॉलिसियों के ज़रिए की गई, कोई फितरी उसकी वजह नहीं थी। जब भी बैनुल-अक़वामी इदारे किसानों के ख़िलाफ़ कोई डिमांड करते हैं, ज़राअत के ख़िलाफ़ कोई डिमांड करते हैं, तो हुकूमत दौड़ें लगा के मान लेती है। लेकिन जब वही दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं, जब वो ट्रेडर्स की बात करते हैं, जब वो सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, जब वो बड़े ज़िम्मेदार की बात करते हैं, तो हुकूमत सुनने को भी तैयार नहीं होती। ये कितना बड़ा क्राइसिस है जो पाकिस्तान में गुर्बत को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान की तरक्की को पीछे की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन क्योंकि कोई असर सूख नहीं है किसान का, तो इसलिए मामला चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये मामला ज़ैगब साहब, ये बहुत हॉरिफिक नंबर्स हैं। ये किस तरीके से हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जो इतनी आवाम की दुश्मन हो कि आपकी खाने की प्लेट से खाना ही गायब हो जाए? मतलब जो नंबर्स हैं वो हिला देने को काफ़ी। अगर हम आज यहाँ खड़े हैं, पॉलिसीज़ की आज भी डायरेक्शन नहीं है, तो हुकूमत क्या सलाहियत ही नहीं है? ये इतना कॉमन सोचने की सलाहियत नहीं है कि बेसिक फूड तो आपको देना ही देना है, आप बनाना ही बंद कर दें। आयशा, जब खुद गर्जी होती है ना, जब खुद गर्जी होती है ना, तो फिर इंसान ये सब कुछ देखना भूल जाता है। ये सब फिगर्स सबसे पहले हुकूमत के सामने आते हैं, ये सब बर्बादी सबसे पहले हुकूमत को नज़र आती है। लेकिन ये कौन सी हुकूमत है? क्या इनके कारोबार हैं? और इनके कारोबारों का किसानों के साथ, ज़राअत के साथ क्या ताल्लुक़ है?
इनके खुद कारोबार किस तरह आबाद होते हैं जब किसानों की बर्बादी होती है। यानी मुल्क की मईशत पर, मुल्क के हालात पर, किसानों पर कोई नज़र नहीं, और सिर्फ किसान का फिर रगड़ा नहीं लगता। ठीक हो गया। किसान की बर्बादी होती है तो साथ में गरीब कंज्यूमर का भी रगड़ा नहीं, बिल्कुल ऐसा है, उनकी बर्बादी भी साथ में होती है। और ये वो सेक्टर है, देखिए ये वो सेक्टर है जो ये लोग खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में जब मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी चीन लेकर चला गया है तो ज़राअत वो सेक्टर है जो इस मुल्क की मईशत को उठा सकता है। बिल्कुल ऐसा है, दुरुस्त हो गया, जो दुरुस्त एक हो दो चीज़ों में से एक है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, मैं अभी भी इस बात को नहीं समझ पाई कि ज़राअत के बगैर, यानी कि फूड बास्केट के बगैर आप सरवाइव भी कैसे कर सकते हैं। कहाँ पर ज़रई और माशी पॉलिसी के दरमियान खराबी कहाँ है, या वो दिमाग ही मौजूद नहीं है जो इस मसले का हल निकाल सके। देखिए, मैशत तो दर्जनों पहियों पे चलने वाली गाड़ी होती है ना, तो अगर तो उसके बाकी के तमाम पहिए सही चल रहे हैं और एक में कोई ख़राबी आ जाए तो फिर तो ये सवाल बनता है कि आखिर ये बहरान क्यों पैदा हुआ। लेकिन जब उसका कुछ भी सही नहीं चल रहा, आप मुझे बताएं ना कि क्या इंडस्ट्री हमारी धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करके तो ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान के अंदर ला रही है, क्या हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो बड़ी ईमानदारी से कमाई कर रहे हैं और उसके ऊपर बड़ी ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, क्या कोई भी हमारी मईशत की चीज़ जो है वो ठीक है, जो कि ज़राअत के बारे में हम ख़ास तौर पे ये सवाल उठाएं कि जी इसमें भी क्या ख़राबी है। ज़ाहिर है कि जब सारा निज़ाम जो है वो ही टूट फूट का शिकार है, इट्स अ ब्रोकन सिस्टम बेसिकली, तो उससे ज़राअत भी इम्पैक्ट होगी। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है अब इनको समझने की कोशिश तो कम से कम करनी चाहिए हमारे हुक्मराना को, वो ये है कि इस वक्त जो किसानों का मुतालबा है ना आशा, वो मैं सुन रहा था उनकी बातें, और वो कह रहे थे कि जी ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है ना ये मुस्ताफ़ी हों क्योंकि इनको तो सिरे से इस शोबे का कुछ पता ही नहीं है। तो आशा इतना तल्ख मुतालबा जो है वो तो उस्मान बुज़दार जैसे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी किसानों ने नहीं किया था ना, जिनके बारे में उमूमी तासुर यही है कि वो बेकार तरीन चीफ मिनिस्टर थे पंजाब की पूरी तारीख के, उनके बारे में भी इस तरह का मुतालबा नहीं किया गया था। जब हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसके इनको जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इनकी नींद में मुझे लगता है इतनी गहरी हो गई हुई है कि जो चीज़ें 9 करोड़ लोगों को, जैसे कि अभी कहा ना जैगम ने कि 9 करोड़ लोगों को जो चीज़ मुतासिर कर रही है और उनकी वजह से फिर जो बाकी के 16 करोड़ हैं ना जी, वो भी इससे बच के तो नहीं रह सकते ना। एक बहुत ही छोटा सा तबका है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का क्या हाल है, उसके दस्तरखान से कभी खाना गायब नहीं होगा, चाहे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, उसके अलावा तो हर ही कोई मुतासिर होता है। तो पता नहीं, वो हमें तो लगता है कि ये वक्त सर से गुजर चुका है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं अभी बड़ा वक्त पड़ा है, ये वक्त आएगा। बड़ी अहम बात की है, इनको फर्क पड़ता है या नहीं, मगर अगर अवाम की मेज से खाना गायब करें, यानी गंदम और चीनी के साथ भी ऐसी प्ले बुक बनाकर चलेंगे तो फिर बहुत फर्क पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, नंबर्स ये कहते हैं कि 1/4 मईशत ज़राअत से जुड़ी है और 1/3 लेबर फोर्स मुंसलिक है, मगर किसान से लेके सारिफ तक ना कोई खुश है ना कोई मुतमईन है। जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, क्यों बहरान को मजीद बढ़ाया जा रहा है? मेरे सामने जब से सवाल आया है मैं ये मुसलसल सोच रहा हूँ, मैं चूँकि निकलता नहीं बाहर, लैक ऑफ एनर्जी है, वरना मैं आपको सू कर दूँ। मैं थ्रू आउट ये सोचता रहा हूँ, आपने बहरान को सिर्फ ज़रई निज़ाम तक क्यों महदूद कर दिया है? वजह सनती के बारे में क्या ख्याल है, बाकी सब के बारे में क्या ख्याल है? सभी हैं। ये ज़रई पे इतना क्यों आपका फैसला करना मुश्किल है कि कहाँ ज़्यादा निजासत और कहाँ ज़्यादा खबासत है? ये जिसका दिल करे डिबेट कर ले। देखो, ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ, इसका प्रोसेस जारी है अशरों से। रातों रात ना आबादी होती है ना बर्बादी। याद रखना, एक ख़ास किस्म की सियासत की निजासत और नहूसत है जिसकी स्नो बॉलिंग शुरू है। इसको गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत है। ये चल यही रहा था, अब उसकी स्नो बॉलिंग हो गई है। मसलसल कह रहा हूँ, खुद से उकता गया हूँ कह कह के कि इस निज़ाम, बल्कि आदमखोर निज़ाम में उफ़की और अमूदी बुनियादी और जौहरी तब्दीलियाँ ना लाई गईं तो एक मुख्तसर नज़म सुनो 2 मिसरों की। लिखा है, दीवारे चमन पे फूल न तोड़ो,
लेकिन तेज हवा आंधी है, दीवारें चमन भी जाएगी और चमन भी। आखिरी बात, ये रिकॉर्ड पे रहे, चंद साल हैं अब सिर्फ, अगर उनमें भी कुछ ना हुआ तो फिर ये तब्दीलियां ले भी आओगे तो कुछ भी रिवर्स नहीं होना। शहजाद, नॉट जस्ट ज़राई निज़ाम। बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें। शहजाद चौधरी साहब, किसानों ने गंदम की काश्त में 40% कमी का दावा किया है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि नंबर हिला रहे हैं, जब हम आबादी मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं, ज़र मुबादला ज़खायर हमारे पास नहीं है, और अगर किसान भी फसल उगाने से पीछे हट गया तो ये जो हम फूड बास्केट की जो सूरत हाल है, इसकी सिक्योरिटी का कोई हल है फिर हमारे पास? इतनी बेहिसी कैसे हो सकती है? अच्छा आयशा, एक तो ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ये वो नारा है जो कि 47 के बाद से हम सुनते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम वो जो एक हड्डी रह गई थी, रीढ़ की हड्डी, उसके भी अब पुर्जे पुर्जे कर रहे हैं। तो मईशत हम नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। हाल यही सोच सकता है, वरना तो कोई ये हरकत ना करता। दूसरी बात, ये रिलेटिवली लेट ये ट्रेंड है। यानी गंदम हो, कपास हो, गन्ना हो, जो भी हो, ये मामलात खासतौर पर गंदम के पिछले 4-5 साल में ज्यादा उभर के सामने आए। ऐसा ही है। वरना हमारी गंदम कफील, हम गंदम में कफील हुआ करते थे। ये फूड सिक्योरिटी का मसला है। इस साल भी 32 मिलियन एकर्स पे लगाई गई है, हमारे यहाँ गंदम लगाई गई है। यानी ये कहते हैं काफी मिकदार है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, करीबन जरूरत की पैदा की गई है, लेकिन बहुत जल्द क्राइसिस में आ गए हम। लेकिन फौरन ही वो जो खरीदी गई है, जो कि आनी चाहिए हमारे हुकूमती निजाम में, वो नहीं आई, गायब हो गई। तो किसने गायब की? आड़तियों ने, दरमियान मिडिल मैन ने गायब की। वो कौन मिडिल मैन है? वो 11 कंपनियां जो कि सामने नहीं आई, जो कि हुकूमत ने अपॉइंट की थी, लेकिन गंदम किसी के पास चली गई। इसकी वजह से शॉर्टेज जो क्रिएट होगी, उसके खौफ से 30 लाख टन गंदम अभी इंपोर्ट करने का हुक्म जारी हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर खेल क्या है कि क्या वही जो गायब हुई है उसी को इंपोर्टेड गंदम हायर प्राइस पे करके क्या मार्केट में दोबारा मार्केट किया जाएगा? तो ये मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट, मैनिपुलेशन ऑफ कमोडिटी, मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन मैन। 25 रुपए की रोटी हो चुकी है उसकी। अच्छा, अब इससे अंदाजा ये लगाइए कि जो हमारे पास असल में ये चीनी का राज है ना, चीनी का, जिसने चीनी ने रास्ता दिखाया हुआ इस पूरी कौम को कि कैसे तबाह करना है, उसने गंदम वालों ने कहा हम क्यों पीछे रहे, यानी हुकूमती निजाम मैनिपुलेटर ने, जिस चीनी का हम निजाम चलाते हैं, अब गंदम ने भी वो पैसा अब उन लोगों को देना शुरू कर दिया है जो कि चीनी वाले खा रहे थे। और पूरे हमारे सामने उसकी कहानी है, वो जो माफिया उसका, अब गंदम का माफिया भी क्रिएट हो गया इस मुल्क के अंदर। कपास जो इस वक्त में, आज से 5-7 साल पहले की बात है, इस मुल्क में 11 से 12 मिलियन बेल्स जो है वो क्रिएट वो होती थी और एक्सपोर्ट होती थी कपास। अब सिर्फ 5 से 6 मिलियन बेल्स भी हम आ गए हैं और इंपोर्ट करते हैं रॉ कॉटन। इंपोर्ट करके उसको पाकिस्तान के पानियों के साथ धोया जाता है, तैयार करके यान बना के उसके बाद दोबारा एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी पानी भी हम अपना तबाह कर रहे हैं। गन्ने ने कपास की जगह ले ली और गन्ना पूरे साल की फसल है, ये सिर्फ पानी पीता है। बिल्कुल। तो ये हमारी ये जो इशराफिया है ना, जिनकी मिलें हैं और जिनके मामलात हैं, ये सब उनका किया कराया खेल है। आम आदमी रगड़ा जाएगा। अब रोटी थी, अब उसके हाथ से रोटी भी छिनती जा रही है। ये है हमारा मसला, इस सारे मसले ठीक हो गया जी। इसका हल हमारे इन बहरानों के पीछे मसाइल किया है वो पैनल ने बड़े अच्छे से सामने रख दिए हैं। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।